जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है थर्सडे 29 सितंबर और मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत तंदुरुस्त होंगे। और दोस्तों, आज हम ये 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे है। 2 आर्टिकल्स आईआर से ओरिएंटेड डिस्कस करेंगे। ये दोनों आर्टिकल्स हिंदू में आए हैं। एक आर्टिकल तो बात कर रहा है बे ऑफ बंगाल के बारे, रीडिस्कवरिंग बे ऑफ बंगाल और कैसे मैरिटाइम कोऑपरेशन और बढ़ाई जा सकती है अराउंड द रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल। एंड देन क्योंकि 7 मंथ्स तो कंप्लीट हो चुके हैं यूक्रेन के युद्ध को और अब 8वां महीना शुरू हो चुका है। द होल वर्ल्ड इज वेटिंग कि ये लड़ाई कब खत्म होगी। तो रेवरबरेशंस ऑफ द यूक्रेन वॉर, ये भी आर्टिकल आया है, इसका एनालिसिस करेंगे, क्या बातें यहां पे कही गई हैं। अभी जैसे आप जानते होंगे व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने सिटीजन्स को मोबिलाइज करने की बात करी है कि भाई और जो नागरिक हैं रशिया के वो आए और इस लड़ाई में शामिल हों और जो रशिया के सिपाही हैं उनकी मदद करें। अब इस कॉल के चलते बहुत सारे रशियन सिटीजन्स हैं जो कि रशिया से भाग के कजाकिस्तान जा चुके हैं। तो चलो, ये दोनों आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग, आज के टाइम पे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, मून लाइटिंग की हम बात करें। अब मून लाइटिंग को लेके वैसे फ्यू मिनट्स सीरीज में एक वीडियो भी अरविंद सर ने बनाया था। अरविंद सर जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, कुछ टाइम पहले की बात है, लेकिन ये आर्टिकल मेरे को अच्छा लगा, रेलेवेंट लगा, इश्यूज रिलेटेड टू सोसाइटी। बिकॉज इस बार भी जैसे आप जानते हैं यूपीएससी में GS1 में इश्यूज रिलेटेड टू सोसाइटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर को लेके क्वेश्चन आया था, तो उम्मीद है कि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, क्वाइट क्विटिंग हो या मून लाइटिंग हो, इस तरह के टॉपिक्स हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है कि GS1 के पेपर में आए हमको। चलो, और जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दैट विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ तो शुरू करेंगे, बहुत क्विकली डिस्कस करेंगे। बे ऑफ बंगाल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो पहले तो हम यहाँ पे मैप देख लें बे ऑफ बंगाल का। नाउ एज वी नो दैट बे ऑफ बंगाल लाइक द अरेबियन सी इज द नाम ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जैसे कि हमको पता है ट्रायंगुलर इन शेप है। सिविलाइजेशन लिंक्स की बात करें तो बे ऑफ बंगाल हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज कनेक्टिविटी विद द साउथ ईस्ट एशिया रीजन इज कंसर्न राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द चोला डायनेस्टी। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें बिम्स्टेक की बात करें, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि बिम्स्टेक में कौन से देश शामिल हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिम्स्टेक को लेके पहले भी हमने बहुत बातें करी हैं और बिम्स्टेक को लेके सवाल भी आया था आईआर के इस बार के GS2 में जो मेंस के क्वेश्चन थे, जिसमें आईआर का जो क्वेश्चन था कि बिम्स्टेक और सार्क की बात करें तो कौन से वो देश है बिम्स्टेक के, वो जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहरहाल, तो बे ऑफ बंगाल में मैरीटाइम कोऑपरेशन की बातें बढ़ाने की बहुत बार पहले भी हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यों हम बात कर रहे हैं, बिकॉज जब चौथा बिम्स्टेक समिट हुआ था, ठीक है, तो बिम्स्टेक यानी कि चलो आपको ये भी बता दूं कि 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं बिम्स्टेक को। 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना करी गई थी अंडर द नेम ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक जैसे कि आप जानते हैं थाईलैंड का कैपिटल है। तो अभी तक पिछले 25 सालों में 5 बिम्स्टेक की मीटिंग्स हो चुकी हैं। जो 5वीं जो लेटेस्ट बिम्स्टेक की मीटिंग थी वो अभी 2022 में ही कोलंबो में, मार्च की बात है, कोलंबो में हुई थी श्रीलंका में। तो यहाँ पे चौथी बिम्स्टेक मीटिंग में मोदी जी ने अनाउंस किया था कि भी एक सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज को ओपन अप किया जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज देखिए जितना हम ज्यादा यहाँ पे रिसर्च और एनालिसिस करेंगे, जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, चाहे वो इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं, इश्यूज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी है, मैरीटाइम पोल्यूशन हो, जितना ज्यादा हम स्टडी करेंगे बे ऑफ बंगाल को, उतना ही हम बे ऑफ बंगाल की इकोसिस्टम को कंजर्व कर पाएंगे। बिकॉज बे ऑफ बंगाल इज वेरी वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस रीजन से पास करते हैं। अब इंडियन ओशन रीजन की बात हो रही है तो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आ जाता है जो कि आपका पर्शियन गल्फ में है, और फिर आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का आ जाता है जो कि सिंगापुर के पास है। तो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। अब आज के टाइम पे जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इशूज के चलते, तो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे चाइना आज के टाइम पे बहुत मस्कुलर एग्रेशन दिखा रहा है, खास करके इंडियन ओशन में, इवन इंडो पैसिफिक ओशन में। तो जैसे चाइना की कोशिश रहती है कि कैसे इंडिया को इंसर्कल करना है इंडियन ओशन रीजन में, और जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी कहते हैं। और हमें यह भी पता है कि बे ऑफ बंगाल इज अ वेरी वाइटल कंपोनेंट ऑफ इंडियन ओशन रीजन। तो अब ये बात समझनी बहुत जरूरी है, जो मैरीटाइम ट्रेड रूट्स हैं जिसको हम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, ये इस रीजन से, बे ऑफ बंगाल से पास करते हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट इंडिया और चाइना के बीच में, हम ये बात ना भूलें कि बे ऑफ बंगाल का इकोसिस्टम कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सेंटर ऑफ बे ऑफ बंगाल स्टडीज को नालंदा यूनिवर्सिटीज में शुरू करा गया था। इसके चलते जो हमारा ओवरऑल फ्रेमवर्क है एज फार एज आवर मैरीटाइम एंगेजमेंट इज कंसर्न, वो बढ़ेगा। ठीक है, नाउ दिस ऑब्वियसली एम्स टू एडवांस द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल द कंट्रीज जो कि बे ऑफ बंगाल की इकोसिस्टम से जो रेलेवेंट है। ठीक है, तो अब वो कौन सी कंट्रीज है बिम्स्टेक में, आपने वो कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं दूसरी बार आपको बता रहा हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट
जो बे ऑफ बंगाल है, दिस हैज फॉर अ लॉन्ग टाइम सिंस सिविलाइजेशन, अगर हम बहुत 4000 साल पुरानी भी बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, हब है एज फार एज कमर्स इज कंसर्न, स्पेशली विद साउथ ईस्ट एशिया। तो अब अगेन क्योंकि अब बे ऑफ बंगाल की बात हो रही है और साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एक लिंक बनता है एज फार एज कनेक्टिंग द ईस्ट एंड द वेस्ट एज फार एज द ट्रेड इज कंसर्न। तो अब यहां पे वेस्ट कौन होगा, तो डेफिनेटली यहां पे वेस्ट होगा इंडिया, और यहां पे ईस्ट कौन सा होगा, ईस्ट होगा यानी कि साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अब इसके बाद नॉन ट्रेडिशनल डेंजर्स भी हैं विच आर पर्टिनेंट टू बे ऑफ बंगाल रीजन। नाउ फॉर एग्जांपल वेदर दैट इज पायरेसी, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे बन जाते हैं बे ऑफ बंगाल की डिस्कशन के अराउंड, और इसके चलते अगर ये इमर्जिंग इश्यूज हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंसर्न्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, तो दैट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी कि कैसे हम ज्यादा ग्रेटर रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन इस रीजन में दिखा सकते हैं, और कैसे हम एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से, डेफिनेटली यहाँ पे रिच मरीन लाइफ है, रिच अबंडेंट एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो कैसे हम उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंग्रोव्स की भी बात आ जाती है, ठीक है, गंजेटिक डॉल्फिन की भी बात आ जाती है। गंजेटिक डॉल्फिन आपका जो सुंदरबंस मैंग्रोव है, सुंदरबंस मैंग्रोव जो है वो इस रीजन में लाई करता है, बे ऑफ बंगाल रीजन में। अब हम काफ़ी बार पढ़ते भी रहते हैं गंजेटिक डॉल्फिन के बारे कि उसका जो, अगर उसकी पॉपुलेशन की बात करें वो काफ़ी कम हो रही है, डिक्लाइन में है, बिकॉज अगेन सुंदरबंस जो रीजन है वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ रही है, जो वाटर है वो ज़्यादा सलाइन हो रहा है। तो अब इस करके बहुत ज़रूरी है, जैसे अब इस रीजन में बे ऑफ बंगाल में द माइटी गेंजेस रिवर, द माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर, उनका पानी यहाँ पे ड्रेन करता है, और जो बे ऑफ बंगाल रीजन है यहाँ पे काफ़ी रेयर और इंडेंजर्ड मरीन स्पीशीज भी रहते हैं, बहुत एसेंशियल यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी लाई करते हैं, जैसे सुंदरबंस की बात करें। और ये जो स्पीशीज हैं, ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द होल सर्वाइवल ऑफ द इकोलॉजी ऑफ द बे ऑफ बंगाल रीजन। तो अब आज के टाइम पे जैसे कि हम बात करें जो रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मरीन रिसोर्सेज के चलते, रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मैरीटाइम एनवायरनमेंट के चलते ये कंसर्न्स हैं, ठीक है, ये कंसर्न्स है जिसके चलते बहुत सिवियर इंपैक्ट पड़ रहा है यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो इन चीज़ों को हमने खास ख्याल रखना है। तो डिसऑर्डर एट द बे की जब बात हो रही है तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं बे ऑफ बंगाल की इकोलॉजी में, बे ऑफ बंगाल की इकोसिस्टम में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, चेंजिंग लैंड पैटर्न की हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंटली सैलिनाइजेशन, जो सैलिनिटी लेवल्स है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज, हालांकि ये इंटरलिंक्ड है बिकॉज जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो सी लेवल राइज तो होगा ही होगा। तो इस करके ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो कि डिसऑर्डर एट दिस रीजन बना रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि यहां पे हम इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के ऊपर एम्फसाइज करें, और बाय एस्टैब्लिशिंग द सेंटर ऑफ बे ऑफ बंगाल स्टडीज इन नालंदा यूनिवर्सिटीज, तो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाएगा। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिसके चलते हम ये इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, और क्या तौर तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बे ऑफ बंगाल रीजन में प्रमोट कर सकते हैं, तो वो बहुत जरूरी बात है। और यहाँ पे रिसर्च सेंटर भी बनाने की बात करेगी विच विल बी डिवोटेड टू द बे ऑफ बंगाल रीजन, फोकस टीचिंग रिसर्च। अब मैरीटाइम कोऑपरेशन तो बहुत, अब देखिए अब ओशंस हैं, सीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, तो ये ग्लोबल कॉमन्स में आ जाता है। क्लाइमेट चेंज हो या फॉरेस्ट हो या वाटर बॉडीज हो, ये ग्लोबल कॉमन की हम बातें करते हैं। तो सभी देशों की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो म्यांमार हो, ठीक है, सभी देशों की जिम्मेवारी बनती है, खास करके जो देश इस रीजन के इर्द गिर्द सराउंड करते हैं। श्रीलंका की हम बात करें कि कैसे वो और इफेक्टिव पार्टनरशिप के साथ यहाँ पे मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस जुरिस्डिक्शनल एंगेजमेंट की बात आ जाती है, यानी कि सरहद के बियॉन्ड बाउंड्री। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सारे देश हैं जो कि इन्वॉल्व हैं बिम्स्टेक में, वो ये अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें, खास करके कैसे और इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा सकती है एज फार एज द मैरीटाइम कनेक्टिविटी इज कंसर्न। अब अगेन अब जैसे अब हम मैरीटाइम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली अब फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें बांग्लादेश की, तो अभी रिसेंटली आपको जैसे पता होगा शेख हसीना जी अभी इंडिया आए थे, और अभी रिसेंट पास्ट की ही बात है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि भाई आप जो चिटागोंग पोर्ट है या जो मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश में, उसको इंडिया एक्सेस कर सकता है। तो जितनी हमारी मैरीटाइम कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो मैं यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो जितनी हमारी मैरीटाइम कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली उतना ही जो डिस्टेंस होगा, जो टाइम टेकन होगा फ्रॉम एज फार एज ट्रैवलिंग फ्रॉम कोलकाता टू नॉर्थ ईस्ट इज कंसर्न, वो और रिड्यूस हो जाता है, वो और लेसन हो जाता है। तो डेफिनेटली पोर्ट
पोर्ट सेक्टर में हमको इन्वेस्ट करना है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। देखिए कनेक्टिविटी बहुत एसेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और ये जो रीजन है, अगर हम चलो बिम्स्टेक की भी बात करें तो बहुत क्रिटिकल है। अगर यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगा, तभी जाके हम बेटर इंटीग्रेशन अपना साउथ ईस्ट एशियन रीजन के साथ कर पाएंगे। लेकिन पोर्ट इन्वेस्टमेंट जो हमने करना है, पोर्ट डेवलपमेंट जो हमने करना है, तो सस्टेनेबल तरीके से हमने करना है, रेकलेसली हमने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना। चलिए अगला आर्टिकल, यहां पे बात करी जा रही है ग्लोब चेंजिंग रेवर्बरेशंस ऑफ द यूक्रेन वॉर। अब देखिए बहुत महंगा मिसएडवेंचर है व्लादिमीर पुतिन के लिए। देखिए जब जो बाइडेन आए थे, तो ये बात मैंने पहले भी कही थी काफी, चलो एक बार फिर से रीटरेट करता हूं। जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट बने थे तो उनकी मीटिंग हुई थी, जून 2021 की बात है, जिनेवा में, जहां पे जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को यह कहा था कि देखो अभी मेरा जो फोकस है वो अब अफगानिस्तान में नहीं रहने वाला, मैं नहीं चाहता कि मेरा फोकस डिस्ट्रैक्टेड रहे यूरोप में, पर आई वांट टू कंटेन चाइना। जो बाइडेन ने कहा था कि भी मेरा फोकस इंडो पैसिफिक में होगा। तो जो बाइडेन ने ये गुजारिश करी थी व्लादिमीर पुतिन से कि भाई आप जो अपनी इंगेजमेंट है या जो आपकी एस्केलेशन है विज़ावी यूरोप, उसको थोड़ा कम रखें। अब क्योंकि 2014 में जैसे आप जानते हैं रशिया ने क्रिमिया को नेक्स्ट किया था, तो कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन की 2014 से ही चल रही थी, 36 का आंकड़ा चल रहा था। व्लादिमीर पुतिन ने एक बात कही थी, भाई देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इंडो पैसिफिक में आप फोकस करें, चाहे आप इंडियन ओशन में फोकस करें, चाहे आप अंटार्कटिका में फोकस करें, मेरे को कोई उससे लेना देना नहीं है। बस ये है कि भाई आप नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपैंड ना करें, और यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, वो एक लक्ष्मण रेखा है। बहरहाल जो बाइडेन ने गारंटीज भी दी, एश्योरेंसेस भी दिए, लेकिन अगेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही चोज इन्वेजन ओवर नेगोशिएशन। क्या वो ये बात को भूल गए थे कि जो उनकी रशिया की आर्मी है वो कोई सोवियत के ज़माने की आर्मी नहीं रही है? ठीक है, हार्ड पावर है, आपके पास मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, आपके पास वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आज के टाइम पे आपकी जो आर्मी है इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर आपकी आर्मी, यानी कि व्लादिमीर पुतिन को कोई कहे कि भाई अगर आपकी, भाई साहब अगर आपकी आर्मी इतनी स्ट्रांग होती तो आज 7 महीने ना लगते आपको, 8वां महीना इस लड़ाई का शुरू हो चुका है। क्या व्लादिमीर पुतिन इस बात को भी इग्नोर करके कि यूक्रेन की जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, दैट इज द बिगेस्ट इन यूरोप, 2 लाख से ज्यादा आदमी है यूक्रेन की आर्मी में, ठीक है। और इनफैक्ट पिछले 7 महीनों में क्या व्लादिमीर पुतिन को यह भी नहीं दिख रहा कि यूक्रेन जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, यूक्रेन गिव अप करने की बात नहीं कर रहा, ठीक है। यूक्रेन कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं जंग के मैदान में हूं, लड़ाई में हूं, कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, ठीक है। तो इजिली गिव अप नहीं कर रहा। जो व्लादिमीर पुतिन को लग रहा था कि इट वुड बी अ केक वॉक, वैसा नहीं हो रहा, ठीक है। और नेटो जो है वो और ज्यादा इंस्टिगेट कर रहा है यूक्रेन को। तो ये बात क्या व्लादिमीर पुतिन नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब अगर हम वेस्ट की हिपोक्रेसी की बात करें, ठीक है, यानी कि भाई हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और वाली बात आ जाती है, तो सिर्फ सैंक्शन लगा देने से, पहले भी हमने बहुत बार बातें करी है सैंक्शंस को लेके कि सिर्फ सैंक्शन लगा देने से काम नहीं बन जाता। यूक्रेन को देखो, अब चलो यूक्रेन नीटो का मेंबर नहीं है, लेकिन यूक्रेन को टैक्टिकली सपोर्ट कौन कर रहा है? वेपन्स के मामले में, फंड्स के मामले में, ट्रेनिंग के मामले में नेटो कर रहा है। अब वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ की बात करें तो उनको वॉर टॉर्न नेशंस की बात हो रही है, तो चलो म्यांमार हो, येमेन हो, अफगानिस्तान हो, उनको वो देश नहीं दिखाई देते हैं कि भी वहां पे हमको फंड्स देने हैं, वहां पे हमने ग्रांट्स देने हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ ने जरा सा टाइम नहीं लगाया यूक्रेन को। बुरी बात भी नहीं है, मैं तो इस बात को क्रिटिसाइज नहीं करा जा रहा कि यूक्रेन को क्यों मदद करी वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, लेकिन डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का सिक्का किससे चलता है? वेस्टर्न कंट्री से ही चलता है, यूएसए की ब्लेसिंग से ही चलता है। तो जहां पे वर्ल्ड बैंक ने $4.5 बिलियन का ग्रांट यूक्रेन को दिया, वहां पे आईएमएफ ने $1.5 बिलियन का जो फंड है, वो जो ग्रांट है, वो यूक्रेन को दिया। दो अच्छी बात है, वो भी वॉर टॉर्न है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर कंट्रीज? येमेन है, अफगानिस्तान है, वहां पे भी तो सहायता की जरूरत है। नाउ अब वेस्ट यहां पे आर्टिकल में ये बात करेगी दैट द वेस्ट फेल्स टू अंडरस्टैंड कि वो कितना हिपोक्रिटिकल है एज फार एज द सैंक्शंस आर कंसर्न। तो यहां पे उदाहरण के तौर पे वो ये बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो कि जब एक जमाने में आपने कहा था कि भी इंडिया ईरान से और वेनेजुएला से तेल ना मंगाए, ठीक है, कि भी ईरान के ऊपर और वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए हैं, लेकिन आज अमेरिका कह रहा है कि चलो आप ईरान से वेनेजुएला से तेल मंगा लो, लेकिन रशिया से आपने तेल नहीं मंगाना। वो और बात है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि आज के टाइम पे बजाय, बेशक हमको अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर कि आप उसे तेल नहीं मंगा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हम रशिया से बहुत तेल ले रहे हैं। हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात आ जाती है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। बट दैट शोज द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट कि भी किसी टाइम पे आप ईरान और वेनेजुएला को कह रहे हो कि उनके ऊपर उनसे आप ऑयल नहीं इंपोर्ट कर सकते हो, आज आप रशिया को कह रहे हो, लेकिन इसका फायदा क्या है सैंक्शंस लगाने का? नाउ हाई स्टेक्स फॉर रशिया, ठीक है। देखिए रशिया ने बहुत हैवी प्राइस पे करा है, ठीक है। इस लड़ाई से पहले व्लादिमीर पुतिन कह रहे थे दैट मेरे फॉरेक्स रिजर्व्स में $650 बिलियन हैं, फाइन, लेकिन डेफिनेटली महंगाई की प्रॉब्लम की बात करें, रशियन आबादी की बात करें, रशियन जो आम लोग हैं रशिया के, वो भी बहुत पीड़ित हैं इस वक्त,
ठीक है, और वाकई में हम नहीं चाहते कि लड़ाई आगे प्रोलॉन्ग हो। बहुत सारे देश इसे सफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इजिप्ट में देखिए बहुत सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं इजिप्ट भी बहुत डिपेंडेंट है रशिया यूक्रेन के ऊपर फॉर द व्हीट सप्लाईज। ठीक है, अब यहां पे यह बात भी कही गई है कि इतना ज्यादा इंसानियत को, इतना ज्यादा इंसान का, यानी कि इतनी सारी जानें नहीं गई थी रशियंस की जितनी, यानी कि 10 साल, यानी कि 1979 से लेकर 1989 के बीच में जब सोवियत्स ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान में, तब इतने लोग नहीं मारे गए थे जितने लोग पिछले 7 महीनों में मारे गए हैं। यानी कि 10 साल में इतने लोग नहीं मारे गए जितने पिछले 7-8 महीनों में मारे गए हैं। ठीक है, तो यह बात क्या व्लादिमीर पुतिन को समझ नहीं आ रही है। अब जहां तक हम बात करते हैं, अभी पीछे स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में भी आ रहा था, व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि भी रेफरेंडम होगा ईस्टर्न यूक्रेन का, तो लगभग 15%, यानी कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है दैट इज लगभग 15% ऑफ द टेरिटरी ऑफ द होल ऑफ यूक्रेन, तो व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि उसको मैं एनेक्स कर लूंगा, वहां पे रेफरेंडम होगा। अब प्राइमरली यहां पे जो 4 मेजर प्रोविंसेस आते हैं, लुहांस्क, डोनेट्स्क, तो लुहांस्क और डोनेट्स्क को हम डॉनबस रीजन भी कहते हैं। ठीक है, जापोरिजिया जो कि जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और खरसोन। अब ये 4 प्रोविंसेस हैं, लेकिन ये तो व्लादिमीर पुतिन जो बातें कर रहे हैं कि भी मैं जो अपील भी कर रहे हैं इनफैक्ट रशियंस को मोबिलाइज करने की बात कर रहे हैं और थ्रेटन कर रहे हैं कि भाई नहीं तो अगर आप नहीं माने तो मैं न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करूंगा। न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट इनफैक्ट रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लावरोव ने भी रखा था सामने, मार्च की बात है। और चलो हम ये नहीं चाहते कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो तो वो न्यूक्लियर लड़ाई हो, लेकिन बात समझने वाली ये है कि ये सब कुछ करने से व्लादिमीर पुतिन को क्या मिल रहा है। अब ये जो 4 प्रोविंसेस हैं, यहां पे ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो रशियन है, वो रशियन भाषा बोलते हैं ऑलरेडी। अब आप ऑलरेडी उस एरिया में रेफरेंडम क्या करोगे जहां पे ऑलरेडी वो जो एरियाज है वो आपके कंट्रोल में है। ऑलरेडी रशिया कंट्रोल करता है मोस्ट ऑफ लुहांस्क एंड खरसोन एंड अबाउट 80% ऑफ जापोरिजिया एंड 60% ऑफ डोनेट्स्क। तो अगर इतना ज्यादा कंट्रोल आपका इन रीजन पे है ही है, तो फिर आप क्यों न्यूक्लियर थ्रेट की बात कर रहे हो, फिर आप रेफरेंडम की बात क्यों कर रहे हो, फिर आप 3 लाख रशियंस को मोबिलाइज करने की क्यों बात कर रहे हो कि भाई आप भी आओ, अपने घर से उठ के आओ और हमारी आर्मी की मदद करो और इस लड़ाई में हिस्सा लो। और हुआ क्या, इतने सारे रशियंस, लाखों रशियंस, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कितने सारे रशियंस कजाकिस्तान जा चुके हैं। ठीक है कि भाई हमको अगर अदरवाइज अगर हम रशिया में रुके रहे तो व्लादिमीर पुतिन हमको फोर्सफुली मजबूर करेगा लड़ाई लड़ने के लिए। तो इससे क्या मिल रहा है, ठीक है, इससे व्लादिमीर पुतिन को कुछ नहीं मिल रहा। अब अगर न्यूक्लियर वार्निंग की बात करें तो 2020 में व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वार्निंग दी थी। ठीक है, तो 2020 में रशिया ने यह कहा था कि भी 4 ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसके चलते हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, अगर कोई इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा हो, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जहां पे हम बात करते हैं। दूसरा, यदि आपने किसी भी किस्म का बायोलॉजिकल वेपन्स हो, केमिकल वेपन्स हो या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया तो हम रिटेलिएट करेंगे थ्रू द न्यूक्लियर रूट। तीसरा, अगर तो हमारे न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स है उसको कोई डैमेज होता है, हमारे जो पावर प्लांट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई डैमेज होता है तो हम रिटेलिएट करेंगे विद द न्यूक्लियर अटैक। और चौथा, वेरी इंटरेस्टिंगली, जब उनका खुद का जो एग्जिस्टेंस है अगर वो खतरे में हो किसी भी कन्वेंशनल वॉर के चलते, ठीक है, जैसे अभी एक लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन की, तो अगर रशिया को लगे कि उनका जो वजूद है वो ही खतरे में है, उनका एक जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है, तो वो न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर रूट है, जो रिटेलिएशन है थ्रू द न्यूक्स, वो यूज कर सकते हैं। तो क्या अभी सवाल ये उठता है कि अभी क्या व्लादिमीर पुतिन ये कहना चाह रहे हैं जो न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं कि भी मेरा जो एग्जिस्टेंस है, यानी कि क्या व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि रशिया के अभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है, ठीक है, यानी जीने मरने वाली बात हुई पड़ी रशिया में, तो इसके चलते अब रशिया मजबूरन न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेगा। ठीक है, अब इनफैक्ट जितनी मर्जी आप बातें कर रहे हो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की, ठीक है, बार बार रिपोर्ट आती रहती है कि भाई आज के टाइम पे भी अमेरिका में और रशिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं। रशिया के पास लगभग 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिसमें से लगभग 1600 डिप्लॉयड हैं ऑपरेशनली। ठीक है, अब इससे क्या मिलने वाला है व्लादिमीर पुतिन को, अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर एक बहुत मैसिव न्यूक्लियर, चलो वर्ल्ड वॉर 2 में तो चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में कोई कंफ्लिक्ट होता है और अगर वो न्यूक्लियर वॉर होती है, लेट्स से अगर हम एक 3rd वर्ल्ड वॉर की बात करें जो कि न्यूक्लियर वॉर होगा, अब इसका नतीजा क्या होगा, इसका व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस वॉर। तो पहली बात, अगर यूक्रेन बिल्कुल तबाह हो जाता है रशिया के इस हमले से, तो यूक्रेन जिंदगी भर के लिए हॉस्टाइल रहने वाला है, यूक्रेन मूव ऑन नहीं कर पाएगा। और अगर यूक्रेन मूव ऑन भी करना चाहे इस लड़ाई से, है ना, जैसे जर्मनी था, जर्मनी ने भी मूव ऑन करा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, आज देखिए जर्मनी कहां पे है ना, चलो दैट वाज जर्मनी। बट अगर यूक्रेन मूव ऑन करने की कोशिश करे भी इस लड़ाई में से, तो लेकिन क्या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, क्या वो यूक्रेन को मूव ऑन होने देगा? वो तो और इंस्टिगेट करेगा और हथियार देगा यूक्रेन को टैक्टिकली और सपोर्ट करेगा। ठीक है, और क्या जो मिस्टर पुतिन के जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ इंश्योरिंग रशियन सिक्योरिटी,
क्या वो मुमकिन हो पाएगा? वो नहीं मुमकिन हो पाएगा, बिकॉज जितना ज्यादा यूक्रेन और अग्रेशन दिखाएगा उतना ही उल्टा व्लादिमीर पुतिन के रशिया को सिक्योरिटी का खतरा होगा। ठीक है, और अगर ये लड़ाई और खींची जाती है, लेट्स से अभी 7 महीने हो चुके हैं, लेट्स से अभी और 15 महीने लग जाते हैं, हम नहीं चाहेंगे बट अज्यूमिंगली, तो इससे फायदा किसको है? इससे फायदा वेस्टर्न कंट्रीज को ही है, अमेरिका को ही है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे प्रोलॉन्ग्ड अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट जो अफगानिस्तान में थी, वो किसको, उसका बेनिफिट किसको हुआ? उसका बेनिफिट रशिया को हुआ, उसका बेनिफिट चाइना को हुआ। ठीक है, तो ये तो चाइना के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में था कि जितना टाइम अमेरिका इन्वॉल्व रहे अफगानिस्तान में, उतनी ही देर में देखिए चाइना ने कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ करी है, कितना स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने आप को इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, तो अब ये बात व्लादिमीर पुतिन के लिए सोचने वाली है। और अंत में ये बात भी समझिए कि चाइना को इससे क्या फायदा होता है। तो अब डेफिनेटली आज के टाइम पे चाइना जितना मर्जी बटर लगाने की कोशिश करे व्लादिमीर पुतिन को, रशिया को, तो लेकिन रशिया जो है एक तरह का जूनियर पार्टनर बन चुका है चाइना का। ठीक है, नाउ चाइना इकलौता परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस लड़ाई में। कहीं ना कहीं यूएसए, यूके, चलो रशिया तो है ही है, यूएसए, यूके, फ्रांस भी इन्वॉल्व है। चाइना तो नहीं कोई टैक्टिकली सपोर्ट कर रहा रशियन आर्म्ड फोर्सेस को या यूक्रेन फोर्सेस को। ठीक है, तो चाइना के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भी है, तो चाइना के लिए भी फेवरेबल बात है अगर ये लड़ाई और खींची जाती है ना। बिकॉज देखिए चाइना ये टाइम यूटिलाइज कर रहा है कि कैसे वो अपना इन्फ्लुएंस, कैसे वो अपना क्लाउड, बिकॉज देखिए अभी अमेरिका इन्वॉल्व यूरोप में है, तो डेफिनेटली अमेरिका का अटेंशन इंडो पैसिफिक से डाइवर्ट अवे होता है। और डेफिनेटली साथ के साथ चाइना को ये मौका मिलता है अपना फुटप्रिंट इंडो पैसिफिक में भी बढ़ाने का और साथ के साथ सेंट्रल एशिया में भी बढ़ाने का। और अगर आप कहेंगे चलो चाइना को नुकसान वाली बात या फायदे वाली बात, तो चाइना का तजुर्बा ही क्या है एज फार एज मीडिएशन और पीस मेकिंग इज कंसर्न। तो यहां पे तो कोई ये नहीं कह रहा ना कि चाइना बीच में आके सुलह करे रशिया और यूक्रेन की, ये बात तो मुमकिन है भी नहीं। चलिए अगला आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल आज का, यहां पे बात करेंगे मून लाइटिंग के बारे। तो मून लाइटिंग जस्टिफाइड है या नहीं? तो मून लाइटिंग क्या होता है? बेसिकली आप कोई अपनी, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आप आईटी सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में, व्हाटएवर सेक्टर यू माइट बी, आप 9 to 5 जहां पे जॉब करते हैं, तो एक्स्ट्रा जॉब करना, यानी कि आप चलो 9 to 5 हो, 9 to 6 हो या 9 to 7 हो, या आप रात को जॉब कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं, या वीकेंड्स पे काम कर रहे हैं, इसको हम मून लाइटिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके एम्प्लॉयर को नहीं पता। तो मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं, आप एक सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, लेकिन शाम को लेट्स से 5 o'clock के बाद, 6 o'clock के बाद आपने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस खोली हुई है, या किसी प्राइवेट क्लिनिक में आप एज अ कंसल्टेंट जा रहे हैं, तो एक तरह का मून लाइटिंग का एग्जाम्पल हो गया। क्या ये नई बात है? नहीं, ये नई बात नहीं है। ये जो फिनोमेना है अमेरिका में भी बहुत पॉपुलर था इवन बिफोर पैंडेमिक। तो ये नहीं कि पैंडेमिक के बाद ही, क्योंकि लोगों को अभी देखिए लोगों को ठेस पहुंची है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों को बहुत फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं, तो इसके कारण नहीं है कि अभी मून लाइटिंग का कंसेप्ट ज्यादा पॉपुलर हुआ है। इनफैक्ट ये कंसेप्ट पैंडेमिक से पहले भी था। अब स्विगी की बात करें तो स्विगी की मून लाइटिंग पॉलिसी, तो देखिए स्विगी ने रिसेंटली ये कहा था कि देखो अगर आप फुल टाइम जॉब स्विगी में कर रहे हो और उसके अलावा अगर आप एडिशनल काम पिकअप करना चाहते हैं कहीं और से आउटसाइड स्विगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि स्विगी ने कंप्लीटली अलाउ करा है साइड वर्क को या गिग्स को। हाँ, उसमें कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन यहां पे ये खड़ा उठता है कि मून लाइटिंग क्या चीटिंग है, क्या अनएथिकल है? ये हमारे सामने सवाल आता है। देखिए अब लोग अब देखिए फॉर एग्जांपल 30% ऑफ इंडियंस, खास करके वो लोग जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो कि टैक्स पे करते हैं, आज के टाइम पे भी वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। नाउ वर्क फ्रॉम होम कल्चर के चलते क्वेश्चन भी आया था। नाउ अगेन दैट इज अ डिफरेंट डिबेट कि वर्क फ्रॉम होम आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन बहरहाल आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपके पास टाइम है। आपको लेट्स से अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको पता है कि आपको सुबह 1.5-2 घंटा लगेगा, चाहे आप बस से जाएं, चाहे आप मेट्रो से जाएं अपने ऑफिस में पहुंचने के लिए, और शाम को भी 1.5-2 घंटा लगेगा। फिर ऑफिस में आप जाएंगे, लंच करेंगे, उसमें टाइम आपका वेस्ट होगा, चाय पियेंगे, ऑफिस में गॉसिप वगैरह होती है, उसमें अपना टाइम ज़ाया करेंगे। तो वर्क फ्रॉम होम के चलते माना जा रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो 4 से 5 घंटे अपने बचा लेते हैं। इसमें कम्यूट वगैरह करने में टाइम बहुत बच जाता है। तो अगर वो टाइम बच रहा है, तो अगर आपको उस टाइम में कोई और नौकरी अगर आपने करनी है, कोई आपने एडिशनल जॉब करनी है, टेम्पररी जॉब कर रहे हो, आप फ्रीलांस कर रहे हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका में अगर बात करें तो अमेरिका में जो कल्चर है काफी, जैसे आपको मैंने बताया कि अमेरिका में कल्चर पैंडेमिक से पहले बहुत फेमस था, बहुत पॉपुलर था। तो एक से ज्यादा जॉब करना, सो अराउंड 7% ऑफ द अमेरिकन्स वर डूइंग मोर देन 1 जॉब्स बिफोर द पैंडेमिक। तो क्या ये नई बात है? देखिए नई बात तो नहीं है। अब आई रिमेंबर, अब अगर मैं अपने टाइम की भी बात करूं, जब मैं स्कूल में था तो बहुत सारे टीचर्स थे जो कि स्कूल्स में तो पढ़ाते थे, लेकिन बाद में वो साथ में स्कूल के बाद 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद वो ट्यूशंस भी देते थे, उनके ट्यूशन सेंटर्स भी थे। तो अब ये बात तो बहुत पुरानी है। तो मून लाइटिंग, चलो बेशक कंसेप्ट अभी हमने सुना है मून लाइटिंग के बारे, लेकिन ये तो पहले भी प्रथा चलते आ रही है। सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, वो बाहर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
ठीक है। इनफैक्ट अगर किसी व्यक्ति ने अपना स्टार्टअप शुरू करा है, कोई बिजनेस शुरू करा है, तो वो स्टार्टअप का जो आइडिया है, स्टार्टअप के पीछे जो फाउंडेशन वर्क है, वो उसके ऊपर तो काम वो रात को ही कर रहा होगा, शाम को ही कर रहा होगा अपनी रेगुलर जॉब के बाद। तो क्या यहाँ पे मून लाइटिंग फिर आने थे कल हो गया? अब देखिए किसको अच्छा लगेगा कि दो नौकरियां करना? हर कोई चाहेगा कि भी अपना वीकेंड में एंजॉय कर सकूं, अपने वीकेंड पे रिलैक्स कर सकूं, या शाम को 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। एवरीबडी वुड वांट दैट। लेकिन अगर आपके पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, अगर आप इतना ज़्यादा अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं, तो मजबूरन आपको एक से ज़्यादा नौकरी उठानी पड़ेगी। ठीक है। और पैंडेमिक के चलते हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज में कट भी हुआ है, लोगों की सैलरीज 20%, 25%, 30% कट भी हुई है, अप्रेजल्स नहीं हो रहे बहुत जगह पे। तो अगर इसके चलते अगर वो एक और जॉब करते भी हैं आउटसाइड द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, तो हर्ज भी क्या है इसमें? अब डीमेरिट्स की जहां पे बात करें तो ये देखिए, अब आप एक से ज्यादा नौकरी कर रहे हैं, अब आपने 8-9 घंटे अपनी कंपनी में काम किया, बाद में आप 4 घंटे किसी और कंपनी के साथ एज अ फ्रीलांस भी काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को बर्नआउट तो कर रहे हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे पड़ने वाला है। ठीक है। और डेफिनेटली अगर आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, इतने एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। अब मून लाइटिंग डिबेट को अगर हम आगे कैरी ऑन करें तो रिसेंटली अब यहां पे आपके सामने विप्रो के चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी। अब विप्रो ने 300 एम्प्लॉयज को फायर किया था। तो इनका यह कहना था कि चलो स्विगी अलाउ कर रहा है मून लाइटिंग को, लेकिन इनका यह कहना है कि भाई ये तो सिर्फ चीटिंग है, ये तो घोटाले वाली बात है कि भाई यहाँ पे विप्रो में ये काम नहीं चलेगा। बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं जो कि इस कल्चर को नहीं प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्फोसिस के भी जो चेयरमैन है वो भी कह रहे थे कि भाई ये जो कल्चर है मून लाइटिंग का, इसको हम इंकरेज नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। अब डेफिनेटली अब आप मान लीजिए आप इन्फोसिस में काम करते हैं और साथ के साथ आप टीसीएस के लिए भी काम कर रही हैं, तो वो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आप एक कंपनी में काम करके आप किसी और कॉम्पिटिटिव कंपनी के साथ शाम को काम करें तो वो बात तो जायज भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप तो जब तक आपकी कंपनी को, जब तक आपके एचआर को, जब तक आपके मालिक को नहीं पता कि आप किसी छोटी कंपनी के साथ काम करें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आप कैसे ये बात की उम्मीद लगा सकते हैं कि आप पकड़े नहीं जाएंगे? तो पकड़े तो जाएंगे कभी ना कभी आप। ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो डिफरेंट व्यूज आते हैं। एक तो यहां पे ऋषभ प्रेम जी का व्यू आ गया, दूसरा यहां पे हम बात करें टेक महिंद्रा के सीईओ की। तो टेक महिंद्रा के सीईओ ये कहते हैं दैट देखिए अभी समय बदल रहा है ना, जमाना बदल रहा है, तो बहुत जरूरी है कि भी जमाने के साथ इंसान भी बदले। और अगर लोगों को उचित लगता है कि एक से ज्यादा नौकरी करना, यदि वो कर पाते हैं, यदि वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इवन अभी जैसे आपको मैंने बताया कि स्विगी ने भी रिसेंटली अपनी मून लाइटिंग पॉलिसी को अनाउंस किया था। तो क्या मून लाइटिंग लीगल है इंडिया में? देखिए जब तक आप नहीं पकड़े जाते तब तक सब कुछ ही लीगल होता है, जब आप पकड़े गए तो पकड़े गए, है ना, सीधी सी बात है। अब ओवर एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप 2 नौकरियां करें, यानी कि डुअल एम्प्लॉयमेंट की बात आती है। ठीक है, इसको डुअल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं इंडिया में। अब टेक्निकली ये पॉसिबल है, अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, वहां पे तो पॉसिबल है, क्योंकि देखिए वहां पे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो वहां पे आप वॉलंटरी बता सकते हैं कि भाई आप एक कंपनी में काम करते हैं कि 2 में काम करते हैं। ठीक है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जब तक ना पता चले तब तक तो सब सही है। ठीक है। और यहां पे इतना वो मैंडेटरी भी नहीं है कि आपको बताना ही बताना है कि आप एक से ज्यादा कंपनीज में काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पे इंडिया में ना भी अब यहां पे कानून बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो देखिए जितने कानून भारत में उतने कानून किसी भी देश में नहीं है। अब पर्सन मे वर्क मोर देन 1 जॉब इन इंडिया विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। तो अगेन अब कहने का मतलब ये कि जब तक लोगों को पता ना लगे। अब अगेन यहां पे एक बात आ जाती है, जो मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो वो ये जरूर बोलेंगे कि भाई आप अगर हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जो हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है आप उसके साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो वहां तक तो बात सही है। ठीक है। लेकिन बहुत सारी आईटी कंपनीज इस बात को नहीं भी फॉलो करती हैं। बहुत सारी आईटी कंपनीज कहती हैं अगर किसी ने पार्ट टाइम जॉब करनी है, ठीक है, किसी छोटी कंपनी के साथ, किसी छोटी स्टार्टअप के साथ, तो ठीक है, वो आप एम्प्लॉय की अपनी मर्जी है, अगेन आफ्टर ऑफिस आवर्स वो कर सकते हैं। ये भी नहीं है कि आप ऑफिस पे बैठ के कंपनी के लैपटॉप को यूज करके आप किसी और का काम कर रहे हैं। लेकिन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट जो डुअल एम्प्लॉयमेंट है यानी कि ओवर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो इंडिया में प्रोहिबिटेड है। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट इज मून लाइटिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू मून लाइटिंग, ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। और तीसरा पार्ट, इज इट एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो ये जो कोट है ना कि ये आइडिया है जिसका टाइम आ चुका है, ये जो कोट है राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा था, जो कि हमारे मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आपने 250 शब्दों में आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बाकी दोस्तों इसको आपने आंसर कहां पे करना है? सो वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप। द नेम ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग। नाउ यू कैन पोस्ट दिस क्वेश्चन इन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड जस्ट इन केस अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नए व्यूअर हैं, तो अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल का एक्सेस पाना है तो आप अभी वीडियो देखते देखते अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए तो आपको ये लिंक दिखाई देगा।
आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करा जाएगा। और यदि नहीं करा जाता तो आप हमारे इस नंबर पे 6280133177 आप इस नंबर पे हम अपनी टेलीग्राम की ऐप से हम एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं रिक्वेस्टिंग कि भाई हमको इस टेलीग्राम ग्रुप में प्लीज ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो पिन किया जाता है शाम को 6 बजे और साथ के साथ मॉडल आंसर भी पिन किया जाता है। मॉडल आंसर आज हम नहीं भेज पाएंगे तो इसका जो मॉडल आंसर है जो कल वाले क्वेश्चन का वो हम कल भेजेंगे, ठीक है ना। अगर हम बेस्ट आंसर की बात करें तो जो बेस्ट आंसर था यहाँ पे अक्षाया प्रभाकर का है, राइट। सो अक्षाया प्रभाकर यहाँ पे वेरी वेल डन। अक्षाया ने पहले भी काफी अच्छे आंसर्स लिखे थे, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है इनकी। तो यहाँ पे जो हमने कल क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे हमने एजुकेशन की बात करी थी कि भाई चलो यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन करना वो तो एक चैलेंज है ही है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन खास करके हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना वो भी एक बहुत चैलेंजिंग बात है। अब इसका जो मॉडल आंसर है वो हम कल प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आर्टिकल से अगर आपने आर्टिकल पढ़ा, एडिटोरियल पढ़ा तो उससे बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अब शुरुआत में आप ये भी लिख सकते हैं कि जहां पे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, थोड़े से पॉइंट्स आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड या न्यू इंडिया से रिलेटेड, या आप ये भी कह सकते हैं शुरुआत में कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी हमारे फेवर में है, यंग पॉपुलेशन है, तो जरूरी बनता है कि उनको हायर एजुकेशन भी क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करें। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन में हम ये बातें लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो वर्ड लिमिट थी 150 वर्ड्स की थी, तो कीपिंग इन माइंड द वर्ड लिमिट आपने जो आंसर लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, बट जस्ट इन केस अगर आप इंट्रोडक्शन इस लाइंस पे भी देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और क्या क्या चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं एज फार एज द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द इंजीनियरिंग एजुकेशन इज कंसर्न, तो वो चैलेंजेस इन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए पॉइंट दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन या थ्योरेटिकल टीचिंग कराई जा रही है, साथ के साथ उस पॉइंट के साथ उसका जो इन्होंने यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है कि वो ये पॉइंट है लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। और अंत में इन्होंने वे फॉरवर्ड दिया हुआ है, तो आप इस आंसर को पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पे पिन कर दिया जाएगा। एंड बाकी दोस्तों जाने से पहले जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई वांट टू शेयर विद यू इज दैट यदि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपका है या यदि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल अवेल करने का सोच रहे हैं और यदि आप इस ऑप्शनल के साथ अगले साल अपना यूपीएससी का पेपर लिखेंगे, तो दोस्तों हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप कोर्स है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसपे अभी 33% ऑफ भी चल रहा है। तो अगर आप कोड यूज करेंगे अर्ली बर्ड तो आपको ये कोर्स जो कि 27,999 का है ये आपको 18,899 का पड़ जाएगा। और आपको ये सारा का सारा अमाउंट एक बार में नहीं देना, इसमें इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल हैं। इस कोर्स के बारे और जानकारी लेने के लिए दोस्तों आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 1800890343 और हमारी टीम के द्वारा आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। अगर आपने कॉल करना है इस नंबर पे तो 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में, यानी कि फ्रॉम 10 AM to 6 PM के बीच में कॉल करना। उसके बाद हमारी जो कॉलिंग टीम है, एडमिन टीम है, वो अवेलेबल नहीं होती है। चलो ठीक है दोस्तों, बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। लेता हूं आपसे इजाजत और मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।